लंदन की ठंडी हवाओं की तरह ही ऋषि के दिल में भी एक बेचैनी सी चल रही थी। उसकी आंखों में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, झनक का। चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसकी यादें अब भी उसके हर ख्याल में बस चुकी थीं। अदिति के साथ उसकी जिंदगी नई शुरुआत की ओर बढ़ चुकी थी, लेकिन मन अब भी अतीत की उस गलियों में भटक रहा था, जहां हर मोड़ पर झनक की मुस्कान उसका इंतजार करती थी। वह खुद से कहता है कि अब और नहीं सोचना चाहिए, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन दिल मानने से इनकार करता है। बस एक बार उस मुस्कान को फिर से देख लूं, उसके बाद कुछ भी नहीं मांगूंगा, यही सोचते हुए ऋषि ने जल्द से जल्द निकलने का फैसला किया। वह जानता था कि यह कदम गलत भी हो सकता है, लेकिन झनक के सम्मान समारोह में न जाना उसके लिए खुद से धोखा करने जैसा होता। दूसरी ओर अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि आखिर किस ख्याल में खोया हुआ है। उसने महसूस किया था कि पिछले कुछ दिनों से वह उसके साथ होते हुए भी बहुत दूर हो गया है। वह बातें तो करता है, लेकिन आंखों में कोई सुकून नहीं, जैसे किसी अधूरी कहानी की छाया उसके अंदर अब भी जिंदा हो। अदिति ने सोचा कि शायद थोड़ा वक्त और साथ मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इसी सोच के साथ वह अपनी बहन नीलू के साथ निकल पड़ी शॉपिंग करने। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी कि तभी नीलू ने मजाक में कहा, क्यों ना हम ऋषि के उस इवेंट लोकेशन पर चलें, जहां उसने कहा था कि वह आज व्यस्त रहेगा। अदिति पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, चलो क्यों नहीं, वैसे भी देख लेंगे कि उसका इवेंट कितना बड़ा है। दोनों कार में बैठीं और कुछ देर बाद उस लोकेशन पर पहुंची जो ऋषि ने बताया था। लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा उन्होंने देखा, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। जगह बिल्कुल सूनी थी, न कोई सजावट, न कोई भीड़, न कोई आयोजन। अदिति कुछ देर वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके भीतर किसी ने सन्नाटा भर दिया हो। नीलू ने धीरे से कहा, अदिति, क्या तुम्हें पक्का पता है कि यही लोकेशन है? अदिति ने धीरे से जवाब दिया, हाँ दीदी, यही एड्रेस ऋषि ने भेजा था। दोनों कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन वहां हर तरफ बंद दरवाजे और खाली कुर्सियां थीं। नीलू ने शक जताते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि से लोकेशन गलत भेज गई हो, या इवेंट की तारीख किसी और दिन की हो। अदिति के चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिलाजुला भाव उभर आया। उसने कहा, नहीं दीदी, मैंने खुद सुना था कि इवेंट आज ही है। लेकिन तभी अदिति के फोन पर एक संदेश आया, इवेंट को 7 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। अब अदिति को सब समझ में आने लगा। उसका दिल टूट गया। उसे यकीन हो गया कि ऋषि झूठ बोलकर कहीं और गया है, और वह कहीं और सिर्फ एक ही जगह हो सकती थी, सिंबलपुनी गांव, जहां झनक का सम्मान समारोह चल रहा था। नीलू ने अदिति को संभालते हुए कहा, शायद कोई गलतफहमी हो, ऋषि ऐसा क्यों करेगा? लेकिन अदिति के पास अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ जवाब था। वह वहीं गया है दीदी, झनक से मिलने। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में गुस्सा भी। वह सोचने लगी, आखिर झनक ऐसा क्या जादू कर गई कि ऋषि उसके लिए सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि उसे भी। उधर ऋषि, जो इन सब भावनाओं से बेखबर था, झनक से मिलने की तैयारी कर रहा था। उसने खुद से कहा, अब बस और देर नहीं करनी, आज का दिन उसके लिए बहुत खास है और मैं वहां रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में उसने अदिति के फोन कॉल्स को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि अब कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में अपराध बोध जरूर था। घर से निकलते समय अदिति ने उसे रोकने की कोशिश की थी। उसने कहा था, ऋषि, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़ा आराम कर लो, खाना खा लो। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम्हें खाना खाना होगा और रेस्ट करना होगा, फिर जाना। अदिति को यह देखकर अच्छा लगा कि शायद ऋषि अब भी उसका ख्याल रखता है। उसे लगा कि उनके रिश्ते में फिर से वो मिठास लौट आई है जो कुछ समय से गायब थी। वह उसकी बाहों में झुककर बोली, ऋषि, मुझे कभी खुद से दूर मत करना। लेकिन ऋषि की आंखें कहीं और देख रही थीं, उस दिशा में जहां झनक थी। उस एक पल के लिए उसने खुद से कहा, माफ करना अदिति, लेकिन मेरा दिल अब भी वहीं अटका है। मैं झनक को नहीं भूल सकता। कार में बैठते हुए उसने फोन खोला और झनक का संदेश देखा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, अगर तुम आ सको तो। बस यही संदेश उसके दिल को छू गया।
वह मुस्कुराया और मन ही मन कहा, मैं आ रहा हूँ झनक, बस थोड़ा इंतजार करो। वहीं दूसरी ओर अदिति उसी वक्त कार में बैठी नीलू से कह रही थी, मैं अब सब समझ गई दीदी, ऋषि ने मुझसे झूठ कहा। वो कहाँ गया है मैं जानती हूँ। नीलू ने उसे रोकने की कोशिश की। अदिति, पहले उससे बात कर लो, हो सकता है वो मजबूर हो। लेकिन अदिति ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं दीदी, अब कुछ नहीं बचा है बात करने के लिए। अगर वो गया है तो यह हमारे रिश्ते का अंत है। शाम ढल रही थी और दोनों दिशाओं में दो कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक ओर अदिति के टूटते भरोसे की कहानी और दूसरी ओर ऋषि की उस दीवानगी की जो उसे झनक के पास खींचे जा रही थी। ऋषि का हर कदम अब उसे अतीत की ओर ले जा रहा था और अदिति का हर आंसू उसे भविष्य से काट रहा था। ऋषि की कार सड़क पर दौड़ रही थी, हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, झनक, आज तुम्हारे लिए मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। वह जानता था कि अदिति उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन उस पल उसे सिर्फ एक चीज की परवाह थी, झनक की मुस्कान देखने की। यह कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता एक अग्निपरीक्षा से गुजरने वाला था। ऋषि का प्यार, अदिति का विश्वास और झनक की तकदीर, तीनों की डोरें अब एक ही वक्त में उलझने वाली थीं। और किसका धागा पहले टूटेगा यह वक्त ही बताएगा। ऋषि की कार जैसे ही गांव के रास्ते पर पहुंची, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। सामने वही पहाड़ी रास्ते थे जहां कभी उसने झनक के साथ बारिश में हंसते हुए बातें की थीं। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह जगह एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तय करेगी। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं आ रहा हूं झनक, तुम्हारे पास। यही सोचते हुए वह समारोह की तरफ बढ़ गया जहां गांव के लोग झनक का सम्मान कर रहे थे। वहां की गलियों में रंगोली सजी थी, ढोल की थाप बज रही थी और हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। लेकिन झनक का दिल अजीब सी बेचैनी से भरा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी भीड़ में जब झनक ने ऋषि को देखा तो वह पल जैसे थम गया। उसके होठों पर मुस्कान आई, लेकिन आंखों में डर भी था। वह सोच नहीं पा रही थी कि वह यहाँ क्यों आया है। उसने तुरंत अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, शहरी बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा था ना कि मुझसे कोई संपर्क मत रखिए। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और बोला, झनक, मुझे नहीं पता था कि मेरे आने से तुम्हें इतना बुरा लगेगा। मैं बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई देना चाहता था। झनक ने खुद को संभालते हुए कहा, आपको तो अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अदिति दीदी आपकी पत्नी हैं। मेरे लिए यहाँ आकर आप खुद के रिश्ते को और कमजोर कर रहे हैं। ऋषि ने धीरे से कहा, लेकिन झनक, क्या तुम यह बात दिल से कह रही हो? झनक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, पहले भी दिल से कहा था और आज भी वही कह रही हूँ। मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ऋषि ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या हम सिर्फ दोस्त नहीं बन सकते? इस पर झनक ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं शहरी बाबू, मैं आपसे दोस्ती भी नहीं कर सकती। आपकी वजह से अदिति दीदी के साथ आपके रिश्ते में पहले ही दूरियां आ चुकी हैं। अब मैं उस आग में और घी नहीं डाल सकती। ऋषि चुप रहा, लेकिन उसके दिल में सब कुछ बिखरने लगा था। वह कहना चाहता था कि वो उसे भुला नहीं पा रहा, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंचे। कुछ देर की चुप्पी के बाद आखिर उसने कह ही दिया, झनक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन नहीं भूल पाया। यह सुनकर झनक सन्न रह गई। उसकी सांसें जैसे रुक गईं। वह पीछे हटते हुए बोली, आप ये क्या कह रहे हैं शहरी बाबू? ऐसा मत कहिए। ये सब गलत है। लेकिन उसकी आंखों में भी नमी थी। उसकी अंदरूनी भावनाएं अब दब नहीं पा रही थीं। वह चाहती थी कि ऋषि उसके पास न आए, पर उसका दिल भी उसी ओर खींच रहा था। उसी वक्त गांव के कुछ लोग वहां आ गए। उन्होंने ऋषि और झनक को साथ देखा और मुस्कुराने लगे। उनमें से एक बोला, अरे झनक बिटिया, तुम्हारे शहरी बाबू फिर से आ गए। अब तो तुम दोनों को साथ रहना ही चाहिए। आखिर पति पत्नी जो ठहरे। झनक ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं।
हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। गांव वाले बोले, कैसे नहीं है? तुम्हारी शादी तो हम सबकी मौजूदगी में हुई थी, अब उसे कैसे नकार सकती हो? जनक का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से और दुख में कहा, वो शादी मेरे लिए एक मजबूरी थी, जबरदस्ती कराई गई थी। मैंने कभी उस रिश्ते को अपनाया नहीं। यह सुनते ही सब दंग रह गए। किसी ने कहा, तो क्या अब तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो? झनक ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं आज के बाद शहरी बाबू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। ऋषि उसे रोकना चाहता था, लेकिन झनक आगे बढ़ी और सबके सामने अपने माथे से सिंदूर पोंछ दिया। हवा जैसे थम गई। गांव के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। झनक बोली, यह सिंदूर मेरे सिर पर बिना मेरी मर्जी के लगाया गया था। मैं किसी जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं जी सकती। मैं अपने सपनों और अपनी पहचान के लिए लड़ूंगी। ऋषि ने नीचे नजरें झुका लीं। झनक के शब्द उसके दिल को चीर गए थे, लेकिन वह समझ भी रहा था कि यह सब झनक गांव वालों के दबाव से बचाने के लिए कह रही है। उसके अंदर एक दर्द था, फिर भी गर्व भी कि झनक आज इतनी मजबूत बन चुकी है। भीड़ के बिखर जाने के बाद झनक धीरे से ऋषि के पास आई और कहा, जो मैंने कहा वो सब तुम्हें बचाने के लिए कहा था। अगर गांव वालों को पता चल जाता कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करते। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? झनक कुछ पल के लिए चुप रही और फिर बोली, हाँ करती हूँ, लेकिन ये प्यार अब हमारी किस्मत में नहीं लिखा। उधर शहर में अदिति बेचैनी से ऋषि का इंतजार कर रही थी। वह बार बार फोन करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके मन में शक अब डर में बदलने लगा था। क्या वाकई वो झनक के पास गया है? उसने खुद से पूछा। नीलू ने उसे समझाया, थोड़ा सब्र रखो अदिति, हो सकता है कोई और बात हो। लेकिन अदिति अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या उसकी शादी खत्म हो चुकी है या अभी भी बची है? ऋषि वहीं गांव के मंदिर के बाहर बैठा था। शाम का सूरज ढल रहा था और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। उसने खुद से कहा, शायद यही सच है झनक, हम एक दूसरे के लिए बने तो थे, पर एक साथ नहीं रह सकते। इस तरह कहानी का यह मोड़ एक नए अध्याय की शुरुआत कर गया। झनक अपनी पहचान और सपनों के लिए लड़ने का फैसला कर चुकी थी। ऋषि अपने दिल की सच्चाई के साथ अकेला रह गया था और अदिति उस सच से टकराने वाली थी जो उसकी दुनिया हिला देगा। अब बस इंतजार था उस पल का, जब तीनों के रास्ते फिर से एक दूसरे से टकराएंगे, जहां एक दिल टूटेगा, एक रिश्ता बचेगा और एक कहानी फिर से जिंदा होगी।